आइए अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जीवों की रहस्यमय दुनिया में हम बियाबानों में जाएंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे और गहरे गोते लगाएंगे ताकि इन जीवों की रोज की जिंदगी के ऐसे नजारे देख सके जो आपने पहले कभी नहीं देखे हो। देखिए अफ्रीकन वाइल्ड में ये जिंदगी। ओकवांगो में दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा विविधता वाली प्रजातियों का ठिकाना है। अगर यहाँ आज भी रेगिस्तान होता तो वो जीव नहीं रह पाते जो आज यहाँ खूब पल बढ़ रहे हैं। हिप्पो यहाँ लौट आए हैं। जब ये इलाका सूखा था तो हिप्पो हरी भरी चरागाहों की ओर चले गए थे, लेकिन अब डेल्टा फिर से इनके रहने लायक बन गया है। हिप्पो भले ही प्यारे और गुदगुदे लगते हों, लेकिन ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक जीवों में से हैं। ये बहुत आक्रामक और अपने इलाके की हिफाजत के लिए सजग होते हैं। ओकावांगो के कुछ इलाकों में तो हिप्पो 2 दशक से भी ज्यादा समय तक गायब रहे। अब नदी नालों के पूरी तरह भर जाने से इन्हें तब तक के लिए ठिकाना मिल गया है जब तक यहाँ पानी है। मगरमच्छों को भी जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। बारिश और बढ़ते हुए पानी ने उनके लिए शिकार करने और रहने के बिल्कुल सही हालात पैदा कर दिए हैं। हाथी काफी समय से इस डेल्टा के आसपास की दलदलों और मैदानों में रह रहे हैं। हरी भरी घास, फलदार पेड़ों और पानी की तलाश में ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। हाथी प्रवास यानी माइग्रेशन के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल ये यहीं रहने वाले हैं। इनके परिवारों के लिए यहाँ काफी खाना और पानी है। हिरण भी यहाँ रहते हैं, हालांकि उनमें से कई को खुले मैदानों और सूखे इलाकों में रहना ज्यादा पसंद है। ओकवांगो में उनके लिए भरपूर पानी और ढेर सारा चारा है। शिकार बनने वाले जीवों के लिए सूखे मौसम में पानी के बहुत कम स्रोत थे, जिससे शेर जैसे शिकारी जीवों को बहुत आसानी होती थी। घात लगाकर शिकार करने वाले शेर
बस पानी के पास छिपकर शिकार के आने का इंतजार करते रहते थे। अब शिकार बनने वाले जीवों को सहूलियत है, क्योंकि पानी आसानी से उपलब्ध है और छिपने के लिए ढेर सारी झाड़ियां भी हैं। अब शिकारियों को उन्हें पकड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नालों का इस्तेमाल करते हैं और टापुओं पर घात लगाते हैं। शिकार बनने वाले जीवों के लिए अब जल कुंड के पास जमा होने की मजबूरी नहीं है, जहां शिकारी जीवों को उन्हें पकड़ने में बहुत आसानी होती थी। अब ओकावांगो के जीव जंतुओं के लिए हर जगह पानी मौजूद है। हाथी इस इलाके के बदले हुए रूप का पूरा मजा ले रहे हैं। ये इतने बड़े हैं कि बढ़ते हुए जल स्तर से निपट सकते हैं। यहाँ ढेर सारा पानी है। अब जीवों को पानी ढूंढने के लिए कहीं जाने या प्रवास करने की जरूरत नहीं है। पानी से भरे नए इलाकों के साथ ओकावांगो डेल्टा का जीवन, भोजन, छांव, खूबसूरती लेकिन यहां मौजूद इस पानी में भी खतरा छिपा है। वास्तव में पानी की सतह के नीचे रहने वाले जीव जानलेवा हैं और अपने काम में बहुत माहिर हैं। लगभग 6 मीटर तक लंबे नाइल के मगरमच्छ भी डेल्टा के हरे भरे नदी नालों में लौट आए हैं। ये छिपे हुए खतरे हैं
जिनसे डेल्टा के सभी जंगली जीवों को सावधान रहना चाहिए। ये एक नया दिन है। चरने वाले जीव जी भरकर पानी पी रहे हैं और इनकी किस्मत अच्छी है। आज यहाँ कोई मगरमच्छ शिकार नहीं कर रहा है, कम से कम नदी के इस हिस्से में तो नहीं। हिरण अब नदी से दूर आ गए हैं और ये पक्का कर रहे हैं कि अपने चारों तरफ मौजूद ढेर सारी हरियाली का फायदा उठाने का कोई मौका न चूक जाए। ओकावांगो डेल्टा में हमेशा से जीव जंतुओं की कमाल की विविधता रही है। डेल्टा में रहने वाले कई हिरण शायद ही कहीं और पाए जाते हैं। इनमें रेड लचुए शामिल हैं, जो यहाँ बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं। ये शेरनी अभी अपने झुंड से अलग रह रही है। इसके साथ 3 छोटे छोटे शावक हैं, जो परिवार में शामिल होने के लिए लगभग तैयार है। इससे मां की जिंदगी मुश्किल हो गई है। इसके लिए अपने परिवार के लिए शिकार करना जरूरी है और इसे ये काम अपने झुंड की मदद के बिना अकेले ही करना होगा। शेर घात लगाकर शिकार करते हैं और एक दूसरे की मदद से शिकार को आगे से घेर लेते हैं। इनकी तुलना में इनका शिकार पानी में ज्यादा अच्छी तरह भाग सकता है, खासकर लचुए जैसे जीव। अपने बड़े बड़े पैरों से वो छिछले पानी में तेजी से दौड़ते हैं, जिससे उन्हें पकड़ने में शिकारियों को बहुत दिक्कत होती है। ये हिरण बड़े बड़े झुंडों में रहते हैं और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बहुत सतर्क रहते हैं। सभी हिरणों में लचुए दलदली इलाके में रहने के लिए सबसे अच्छी तरह ढले हुए जीवों में से हैं। ये कीचड़ और पानी में डूबे इलाके में आराम से रह सकते हैं, इसलिए डेल्टा में मौजूद शिकारी शायद ही कभी इन्हें पकड़ पाते हैं। पाला पर टिकी है। घास चरने वाला ये छोटा सा हिरण जरूरत पड़ने पर 2.5 मीटर तक उछल सकता है। शिकारियों से बचने के लिए ये खुले इलाकों की बजाय घनी झाड़ियों की ओर भागते हैं, जिससे इनका शिकार करना मुश्किल साबित होता है। इम्पाला को शेरनी की मौजूदगी की जानकारी है। इस पर घात लगाना मुश्किल होगा। हर तरफ मौजूद हरियाली से शेरनी को शिकार करने में सहूलियत होती है। अगर बच्चे इसकी जगह को उजागर न कर दें, तो ये घास और झाड़ियां छिपने के लिए अच्छी हैं।
अचानक इम्पाला भाग निकले और ये आज रात किसी का शिकार नहीं बनने वाले हैं। शेरनी को जल्दी ही शिकार करना होगा। इसके बच्चे भूखे हैं और खुद इसे भी भूख लगी है। उम्मीद है कि जल्दी ही यहां कोई बेखबर हिरण आ जाएगा। अंगोला में हो रही बारिश का पानी जैसे ही नामीबिया और फिर बोत्सवाना के डेल्टा क्षेत्र में पहुंचने लगता है, ये पूरा इलाका बदलने लगता है और यहाँ कुछ जगहों पर पानी की गहराई लगभग 4 मीटर तक हो सकती है। यहाँ के ज्यादातर जीवों के लिए ये एक मौसमी बदलाव है और इतने वर्षों में उन्होंने इससे निपटना सीख लिया है। इस इलाके के कुछ सबसे बड़े पेड़ यहाँ के नदी नालों के किनारे उगते हैं, जैसे लेडवुड के पेड़। इस डेल्टा में लेडवुड की भरमार है और जलावन के तौर पर इनका काफी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये लकड़ी काफी देर तक चलती है। लेडवुड की लकड़ी बहुत सख्त होती है और इनके पेड़ 1000 साल तक कायम रह सकते हैं। फिग के पेड़ों की ऊंचाई 6 मीटर तक होती है और ये भी 1000 साल तक कायम रह सकते हैं। अपनी लकड़ी और फल के लिए पसंद किए जाने वाले सिकमोर फिग के पेड़ हाथियों और ऐसे अन्य जीवों के लिए खाने का अच्छा स्रोत है जो पेड़ों से भोजन हासिल करते हैं। जरूरत पड़ने पर हाथी कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ये एक बार में ढेर सारा खाना भी खा सकते हैं। इनका भोजन आसानी से नहीं पचता, इसलिए इन्हें सही पोषण प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है। ये एक दिन में 16 घंटे तक चरकर अपने वजन के 6% हिस्से जितना खा सकते हैं। इस इलाके में नरों का वजन 5000 किलो तक होता है, यानी वे रोज 250 किलो तक खा सकते हैं। किस्मत से अपनी लंबी और कई तरह से काम आने वाली सूंड की वजह से इन विशाल जानवरों को पेड़ की ऊंची टहनियों या नीचे मौजूद खाना हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ फलने फूलने वाला एक और पौधा है पपायरस। सरकंडों के बीच उगने वाले पपायरस को जीव जंतु बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि पालतू मवेशी भी। खासकर हाथी अक्सर इनके तनों और पत्तों को खाते रहते हैं। हाथी इस डेल्टा और अन्य इकोसिस्टम की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे पेड़ पौधों के बीज और तनों को खाकर दूसरे इलाकों में लीद के साथ उन्हें बाहर निकाल देते हैं, जहां बीज फिर से उग जाते हैं। बीजों को फैलाने के लिए अगर हाथी न हो तो पेड़ों की कम से कम 30% प्रजातियां गायब हो सकती हैं। हर साल लगभग 500 किलो फल पैदा करने वाले मरूला पेड़ को पवित्र माना जाता है और फलों के साथ साथ इसकी लकड़ी और इलाज में काम आने वाली खासियतों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हाथी इसे बहुत पसंद करते हैं और इससे उन्हें काफी चारा मिलता है। उन्हें मरूला का फल बहुत अच्छा लगता है और उसे हासिल करने के लिए वे पेड़ को भी गिरा सकते हैं।
खतरे इनके चारों तरफ हैं। जलकुंडों और नदी नालों में सतह के नीचे छिपे मगरमच्छ या पास की झाड़ियों में छिपा कोई भूखा शेर। जिराफ खतरों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ये नदी के किनारे ज्यादा वक्त नहीं बिताते और फटाफट पानी पीकर निकल जाते हैं। प्यास बुझाकर ये नजदीकी पेड़ों के पास जाकर फिर से खाना शुरू कर देते हैं। इस खूबसूरत जगह पर ज़ेब्रे और इम्पाला खूब पलते बढ़ते हैं। यहाँ इनके चरने के लिए काफी कुछ है और अगर ये दलदल के किनारों पर सवाना के मैदानों में ही टिके रहें तो बढ़ते हुए जलस्तर से भी निपट सकते हैं। नदी नालों को पार करते समय पानी इनके लिए खतरनाक हो जाता है। बबूनों और इम्पाला को अक्सर साथ साथ खाते और चरते हुए देखा गया है। इनका भोजन अलग अलग है, इसलिए दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। बबून काफी दूर तक देख सकते हैं और ये अक्सर शिकारियों पर नजर रखकर चेतावनी देने के लिए पेड़ों पर संतरी तैनात रखते हैं। दोनों प्रजातियां साथ मिलकर नजर रखती हैं। ये परस्पर फायदे वाला रिश्ता है और इससे इन्हें खतरों पर निगाह रखने के लिए ज्यादा आंख कान मिल जाते हैं। ये नाइल के मगरमच्छों के शिकार का इलाका है। इन नदी नालों को पार करने वाला कोई भी जीव पानी के सबसे ऊंचे
टापुओं पर फंसे हुए जीव वहां का सारा चारा सफा चट कर देते हैं और इससे टापू की कैद से निकलने तक उन्हें भूखा रहना पड़ सकता है। उत्तर से आने वाले तूफानों से फिर से बारिश वाले बादल घिर रहे हैं। पानी का स्तर अब भी बढ़ रहा है और तूफानों की वजह से और बारिश होने पर इसका बढ़ना जारी रहेगा। ओकवांगो के जीवों को इन बदलावों से निपटना सीखना होगा। इनके सामने कोई उपाय नहीं है। बारिश और मौसम में बदलाव पर किसी का जोर नहीं चलता। राज के इलाकों तक आने जाने वाले रास्तों पर खाना ढूंढते हुए तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक ये मिलन के लिए तैयार नहीं हो जाते। फिर ये हथनियों का एक झुंड ढूंढकर तब तक उनके साथ रहते हैं जब तक वो आगे नहीं बढ़ जाती। हथनियों के झुंड में कम उम्र के नर भी अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन ये किशोरावस्था तक ही यहाँ रह सकते हैं और फिर इन्हें झुंड से निकाल दिया जाता है। इनकी टीनेज वाली शरारतें झुंड के अन्य सदस्यों के बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं।
कम उम्र के नरों के तेवर और व्यवहार में हार्मोनों की वैसी ही अहम भूमिका होती है जैसी टीनेज लड़कों के मामले में होती है। किशोरावस्था में पहुंचते ही छोटे नर उद्यमी हो जाते हैं और इनमें लैंगिक परिपक्वता आने लगती है और ये अन्य बच्चों से लड़कर आमतौर पर शांत रहने वाले माहौल में हंगामा खड़ा कर देते हैं। किशोर हाथी अपने परिवारों से अलग होकर कुछ फासले पर मां के झुंड के पीछे चलते रहते हैं। ये अक्सर दूसरे कम उम्र के नरों के साथ मिलकर बैचलर हर्ड बना लेते हैं। अपनी किशोरावस्था में इस तरह की भावनात्मक और हार्मोनल उठापटक से गुजर चुके उम्रदार नर चुपचाप पीछे खड़े रहकर पेड़ों के फल खाते हुए इंतजार कर रहे हैं। छोटे नर आखिरकार उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर इनके बड़े होने और ये सीखने की लंबी प्रक्रिया शुरू होती है कि असली बड़े नरों जैसा व्यवहार कैसे करें। लगातार जारी बारिश से सूखे मौसम में आमतौर पर सूखे रहने वाले इलाके भी पानी में डूब गए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण पानी जमा होता जा रहा है और जल स्तर बढ़ता जा रहा है। क्या ये हाथियों के लिए भी समस्या साबित हो सकती है? ये बहुत बड़े जीव हैं और जरूरत पड़ने पर नदियों से भी निपट सकते हैं, लेकिन झुंड में छोटे बच्चों के होने पर पानी इनके लिए समस्या बन सकती है। फिलहाल काफी हरियाली है और यहाँ रहने वाले सभी जीवों के लिए काफी भोजन मौजूद है। ये बढ़ते हुए पानी के मुताबिक ढल जाएंगे और अगर इससे दिक्कत हुई तो उससे निपटना भी सीख लेंगे। पानी से भरे इस इलाके में हाथी आसानी से घूम सकते हैं और इस शानदार इलाके में इनके कई झुंड मौजूद हैं। हाथी तैरने में माहिर होते हैं। ये एक साथ अपनी चारों टांगों का इस्तेमाल करते हैं और सूंड से स्नॉकल का काम लेते हैं। इनका विशाल शरीर फ्लोटेशन डिवाइस की तरह काम करता है और ये काफी दूर तक तैर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि भ्रूणावस्था में भी हाथी की सूंड होती है और इन्हें लगता है कि इसका ये अर्थ है कि लाखों साल पहले हाथी पानी में रहने वाला जीव था। सूंड में 40,000 मांसपेशियां होती हैं, इंसान के पूरे शरीर से भी ज्यादा। अभी यहां पानी महज कुछ मीटर गहरा है
और बड़े बच्चों और उम्रदार हाथियों के लिए इस चौड़ी नदी को पार करना बहुत आसान है। ये इतने ऊंचे हैं कि अपने शरीर की महज आधी ऊंचाई तक पहुंचने वाले पानी से होकर आसानी से गुजर सकते हैं। नदी के पार जब घास ज्यादा हरी भरी हो और हाथी वहां जाने का फैसला कर ले तो शायद ही कोई ताकत इन्हें रोक सकती है। दुनिया के सबसे अनोखे और सबसे खूबसूरत इकोसिस्टम में से एक में रहते हैं।